क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का है पार्ट 6 प्रश्नावली 4.1 का ये लास्ट हिसाब है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 4 हिसाब है। इसमें कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी हिसाब को बनाना नहीं है बल्कि द्विघात समीकरण तक ला करके छोड़ देना है, आंसर नहीं निकालना है, ग्राफ भी नहीं खींचना है। क्लियर है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए यानी लिखिए। तो पहला हिसाब है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आयत का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे मान लो ये एक आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री कोण की परिभाषा होती है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो तो ए बी पर डी ए बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री का। सी बी रेखा ए बी पर बिल्कुल सीधे खड़ी है तो ये भी 90 डिग्री का। इसी तरह ये 90 का, आयत का चारों कोण होता है 90 90, तो ये एक आयत हो गया। आयत की विशेषता होती है आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ए बी 5 मीटर होगा तो डी सी भी 5 मीटर होगा, आमने सामने ये भुजा हुआ। ए बी 10 मीटर होगा तो डी सी भी 10 मीटर ही होगा। ए बी x मीटर होगा तो डी सी भी x मीटर होगा। तो फिर डी ए 4 मीटर होगा तो सी भी 4 मीटर होगा। दोनों देखो ये लंबाई कहलाता है, कम लंबा चौड़ाई कहलाता है। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर है ना, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं होती है। तो प्रश्न में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड, भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा, यानी एक भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल। फिर दिया है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। मान लेते हैं ये चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, ये हुआ चौड़ाई x मीटर। तो आमने सामने की भुजा बराबर तो ये x तो ये भी x मीटर होगा। तो प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी लंबाई कितना है तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। इसको कैसे लिखेंगे गणित की भाषा में? लंबाई चौड़ाई है कितना, चौड़ाई है x मीटर, तो x मीटर, ध्यान से देखो चौड़ाई के 2 गुने यानी गुना 2 से 1 अधिक, 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, समझा इसको? तो यही मेन चीज है, चौड़ाई के 2 गुने से। तो चौड़ाई अगर 10 मीटर है, मान लो चौड़ाई 10 मीटर है तो चौड़ाई का 2 गुना यानी 10 का 2 गुना से 1 अधिक जोड़ 1 होगा ना। तो हम लोग चौड़ाई माने हैं x मीटर, तो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई x मीटर गुने 2 1 अधिक, तो जोड़ 1 कम रहता तो -1 होता। तो चौड़ाई है x मीटर, चौड़ाई के 2 गुने यानी गुने 2 मीटर से 1 अधिक यानी 1 अधिक, इतना मीटर हो गया। चौड़ाई के 2 गुने तो x का 2 गुना 2x जोड़ 1 अधिक, तो जोड़ 1 इतना मीटर हो गया।
तो लंबाई हो गया 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 1 मीटर होगा। ये लंबाई हो गया। तो चौड़ाई x मीटर माने तो प्रश्न के अनुसार चले तो लंबाई कितना निकला 2x प्लस 1 मीटर। ये है लंबाई 2x प्लस 1 मीटर। इस तरह हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, पता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी ये आयताकार जमीन का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है कितना, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना 2x प्लस 1 मीटर। तो 2x प्लस 1 मीटर गुने चौड़ाई। चौड़ाई माने है x मीटर, तो x मीटर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। 2x प्लस 1 मीटर, मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर होगा ना। x को गुना करेंगे 2x से तो कितना होगा 2x स्क्वायर। फिर x को प्लस 1 से तो प्लस x होगा। मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो कट जाएगा, यानी हट जाएगा। तो अंत में हम लोग को ये समीकरण प्राप्त हुआ, यानी 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को पहले लाएंगे तो माइनस 528, आगे में कुछ नहीं बता तो 0। यानी ये समीकरण जो प्राप्त हुआ है, देखो तो कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इस हिसाब को हम लोग हल किए, ये द्विघात समीकरण आया। कैसे है द्विघात समीकरण, मतलब पहला था क्योंकि इस समीकरण का घात 2 है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उसमें लाना होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ a शून्य नहीं होना चाहिए, a के जगह शून्य नहीं है। a b c वास्तविक संख्या की ये a, यहाँ एक छिपा है तो b हो गया, ये हो गया c। तो इसको व्यापक रूप में लाएंगे इस रूप में, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1x, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस 528 बराबर 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो गया। a का मान यहाँ 2 है, b का मान 1 है, c का मान माइनस 528 है। यानी हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले आए। तो इतना ही तक कहता है, आंसर निकालने के लिए नहीं कहता है। तो यही हो गया इसका आंसर। मतलब x का लंबाई चौड़ाई का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो समझा इसको सब। दूसरा हिसाब, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो तुम लोग पहले ये बतलाओ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। जैसे गिनती की संख्या पूरा पूरी अंक है ना, जीरो भी जीरो गिनती की संख्या नहीं है, लेकिन होल नंबर से पूरा पूरी अंक है। तो
जीरो सहित तमाम गिनती की संख्या, सबके पीछे प्लस छिपा है ना, तो ये हो गया जीरो से आगे धनात्मक पूर्णांक। जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन न जीरो तो न धनात्मक है न ऋणात्मक, इसलिए जीरो को छोड़ देंगे। तो गिनती की तमाम संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। अगर माइनस लगा देंगे, -1, -2, -3, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाओ तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती की संख्या, सबके पीछे प्लस छिपा है तो धनात्मक पूर्णांक। अगर माइनस लगा दिए सबके पीछे तो ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें है कर्मागत। कर्मागत का मतलब होता है कर्म से आने वाला। जैसे पूछा जाए दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक लिखे, तो दो कर्मागत का मतलब 10 के आगे क्या होगा, 11। ये दो कर्म से आने वाला, 10 के बाद 12 नहीं होगा, तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कोई कहेगा 3 कर्मागत, कर्म से आने वाला 3 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक लिखे, तो मान लो 31 से शुरू करेंगे तो दूसरा क्या होगा, 32, तीसरा 33। 3 तो क्रम से आने वाला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो कहीं से भी लिखा जा सकता है 5 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक लिखे। कर्मागत 100 पहला हुआ तो दूसरा 101, तीसरा 102, 103, 104, ऐसे करके। तो प्रश्न में है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब फिर एक बार इसी पर आओ, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक में कितना का अंतर होता है। अगर 4 को कर्मागत पूर्णांक लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो 2, 3, 4, 5, ये 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, अंतर है कुछ। आगे वाला पीछे वाला से 1 बड़ा है। ये 3 जो है पीछे वाला 2 + 1 है ना। ये 4 जो है पीछे वाला से 1 बड़ा है, 4 को लिख सकते हैं पीछे वाला जोड़ 1, फिर 5 को लिख सकते हैं पीछे वाला में 1 जोड़ो। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक में पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हम लोग x मानते हैं, तो दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो x + 1 होगा। अगर ये 3 है, दूसरा 3, 1 4, 3 के आगे 4। अगर ये 8 है तो 8 जोड़ 1 9, 8 के आगे 9, 2 कर्मागत हो गया। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिए x, तो दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। फिर प्रश्न से दोनों कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी पहला x गुने दूसरा 2 पद में है तो पोस्ट देंगे x + 1 बराबर कितना, 306। इतना होगा। x को x से गुना करेंगे x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 306। इसीलिए x² + x + 306 बराबर क्या लेगा, -306 बराबर क्या आगे 0 बचा। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी लिखिए। तो ये द्विघात समीकरण हुआ। इसको और सुधराने के लिए प्लस ला दो। यहाँ है x² + x, माइनस है तो प्लस कॉमन ले लो, तो माइनस प्लस माइनस -306 बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा है, यहाँ पर भी 1 है। तो x² + bx + c बराबर 0 के रूप में आ गया। a 1 हुआ, b
एक हुआ सी माइनस 306। इतना ही तक लिखना ही है। प्रश्न के अनुसार द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। डेटा बनाने के लिए, आंसर निकालने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता। तीसरा देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी माँ बेटा है। तो एक हो गई माँ, बेटा का नाम है रोहन। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अपना बेटा से। इसका अर्थ क्या हुआ? रोहन की माँ की शादी कब हुई? 26 साल पहले। 26 साल पहले। जैसे मान लो डॉक्टर तू 16 साल की है, इसका मतलब प्रथम संतान है। अनुमान लगाओ। चलो, रोहन की माँ, प्रश्न से है, देखो रोहन की माँ का उम्र, ध्यान से देखो, रोहन की माँ का उम्र कितना है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ का उम्र बराबर रोहन का उम्र जोड़ 26 वर्ष। इसको समझा बोलो। जैसे रोहन का उम्र मान लो 5 वर्ष है, तो रोहन की माँ का उम्र कितना? 5 और 26 31 वर्ष होगा। बात दिमाग में आ रही, झूठे हम यहाँ मिला रहे हो? समझ रहे? तू समझ रहा है? तू समझ रही हो? तो अब हम लोग रोहन का उम्र मान लेंगे। माना कि रोहन का उम्र x वर्ष, तो रोहन की माँ का उम्र कितना होगा? तो माँ का उम्र यानी रोहन की माँ का उम्र बराबर रोहन का उम्र, रोहन का मान है x वर्ष, यानी x प्लस 26 वर्ष। 26 वर्ष होगा। इसके बाद पुनः है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में। जैसे कहेंगे अब से 5 वर्ष बाद, यानी 2025 ईस्वी है, तो 5 वर्ष पश्चात यानी 25 5 30 2030 ईस्वी में। तो पश्चात का अर्थ बाद में होता है, पहले नहीं समझना। तो यही है ना, उनकी आयु यानी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 साल के बाद 360 हो जाएगी दोनों की उम्र का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद न होगा, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन का और रोहन की माँ का क्या उम्र होगा? तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना होगा बोलो? अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद, इसमें शंका नहीं न रहा। अभी किसी का उम्र है 20 साल, तो 3 साल बाद 20 जोड़ 3 23 वर्ष। तो अभी रोहन का उम्र है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का उम्र कितना होगा? तो अभी कितना है? रोहन की माँ का उम्र है x प्लस 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष में 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो इतना वर्ष हो गया। तो ये x प्लस 26 29 वर्ष 3 वर्ष के बाद हुआ। फिर कह रहा है 3 वर्ष पश्चात न है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात
यानी 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र हो गया ये, रोहन की माँ का उम्र हो गया ये, तो दोनों का गुणनफल कहता है कितना? 360। तो लिखेंगे प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र गुने रोहन की माँ का उम्र, तो रोहन का उम्र x प्लस 3 वर्ष गुने रोहन की माँ का उम्र x प्लस 29 वर्ष, दोनों का गुणनफल 360। तुम लोग को इसका फेर देंगे, इसलिए ये रफ है, सिर्फ समझते चलो, नहीं कोई कुछ पूछ रहे हो उसका मतलब हम मानकर चल रहे हैं समझ रहे हो, खाली बात तू समझ रहा है ना। पूरे ब्लैक में खूब हंस ले। दोनों को गुना करेंगे x को गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 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 x को 29 से गुना करेंगे 29x प्लस 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 3 को x से गुना किए 3x प्लस 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 3 को 29 से गुना करेंगे 87 बराबर 360। समझ रही है? तो x स्क्वायर प्लस 29 32x प्लस 87 और प्लस 360 को पहले लाएंगे माइनस 360 बराबर 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x कितना हुआ, उल्टा घटाओ, माइनस वाला बड़ा है ना, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, 273 होगा, माइनस माइनस 273 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, माइनस है तो प्लस करेंगे ना, इसीलिए x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस 273 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसके रूप में आ गया ना, इसी रूप में लिखने के लिए कहता है। तो बोलो इसको समझा तू लो। चौथा हिसाब देखो, ये हिसाब जो है तुम लोग ये अभी इक्वेशन तक मात्र आ रहा है, पूरा बनाना पड़े तो इक्वेशन तक आने के बाद तो हल कर लोगे। ट्रेन वाला हिसाब है, उम्र वाला हल्का है, ये भी सब हिसाब ह से हिसाब ह से हल्का है ना। हिसाब उसके लिए भारी होता है जिसको बेस नहीं है, थ्योरी नहीं है, जिसके ब्रेन में यहाँ पर सब कुछ दिया जाता है। ध्यान से देखो इस हिसाब को, है कुछ नहीं, एक हल्का टेक्निक कहीं छिपा हुआ है, तो बनाने के क्रम में ही बता देते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है, दोनों के बीच में 480 किलोमीटर की दूरी है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसका अर्थ ये हुआ, समान चाल का अर्थ हुआ अगर रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो शुरू से अंत तक उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, न तो कम न ज्यादा, तब एक समान चाल से चलना कहलाएगा। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। चाल कम रहेगा, कल्पना करो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही है तो 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटा में 6 8 48, 8 घंटा लगेगा। एक नियम से निकालना
60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर, इसीलिए 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। समझी? जी सर। देखो, इसमें जो हम बतलाना चाहते हैं बीच का चीज है, थोड़ा ध्यान से समझो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जाएगी तब 8 घंटा लगेगा ना 480 किलोमीटर जाने में। जी। अब तुम लोग बतलाओ, 60 से हम अगर मान लो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी जाएगी तो 8 घंटा से अधिक लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। स्पीड बढ़ा देगा तो दूरी कम समय में तय करेगा ना जी। इसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है तो 8 घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाए तो कम समय लगेगा। 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 1 किलोमीटर 8 6 के 48, 6 घंटा लगेगा। 6 घंटा। इसका अर्थ है गाड़ी का मोटरसाइकिल पर जो बैठते हो तो मोटरसाइकिल पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो तेज रफ्तार से समय कम लगेगा। रफ्तार को अगर घटा देंगे तो समय अधिक लगेगा। इसमें दो मत देना है। अब चलो हम लोग सीधे इस हिसाब की ही चर्चा करें। तो प्रश्न के अनुसार 401 रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। यानी रफ्तार घटा देता कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगी अगर रेलगाड़ी, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगेगा। रफ्तार कम करेगा तो समय अधिक लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अब पूरा हिसाब पढ़ लिया तो पूर्ण विराम कर, पहला पूर्ण विराम कर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल तो दिया हुआ नहीं है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, समझा? माना कि रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा, प्रति घंटा है तो लगेगा। तो x किलोमीटर, चूंकि x किलोमीटर जाने में ट्रेन को 1 घंटा समय लगता है। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में एक ही नियम से दाएं वाला ऊपर बाएं वाला नीचे, 1/x घंटा होगा। 480 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? इसलिए 480 किलोमीटर जाने में 1/x गुने 480 घंटा। 1 को 480 से गुना करेंगे 480/x घंटा हुआ। यानी रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480/x घंटा लगेगा। यहाँ तक समझा? तो ये हो गया, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना? 480/x घंटा। ये पूर्ण विराम जहाँ तक दिया है वहाँ तक बनाए हैं, समझा? तो देखो इसका दूसरा पार्ट है
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती का अर्थ है अगर गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो गाड़ी की चाल कितनी होती बतलाओ। कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसका मतलब 50 माइनस 8 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती। गाड़ी की चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। प्रश्न में कहा है अगर गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x में से 8 घटा दो, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती। समझा इसको। अगर गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो गाड़ी की चाल कितनी होती, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को कहता है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटा समय अधिक लगता A से B तक पहुंचने में, यानी इसी दूरी को तय करने में। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती रफ्तार, तो 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगता, 3 घंटा अधिक समय लगता। 3 घंटा अधिक, लेकिन समय कितना लगता तो देखो x माइनस 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, क्योंकि x माइनस 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा x माइनस 8 घंटा लगता। जाना है 480 किलोमीटर, इसीलिए 480 किलोमीटर जाने में तो गुना हो जाएगा 1/x माइनस 8 गुने 480 घंटा लगता। ये हो गया, 1 को 480 से गुना करेंगे 480 बटा x माइनस 8 घंटा। कितना समय लगता किस चाल से जाने में, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में, यानी ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। कितना समय लगता, ये निकला है 480 बटा x माइनस 8 घंटा। इतनी बात को समझा। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 3 घंटा अधिक लगता। यहाँ पर हिसाब का टर्निंग पॉइंट है, समझा ना। टर्निंग पॉइंट का अर्थ, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है तो A से B तक 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 बटा x घंटा लगता है। अगर 8 किलोमीटर रफ्तार कम है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में ये समय लगता है। तो रफ्तार घट गया तो ये समय अधिक होगा। तो कह रहा है ये 3 घंटा अधिक है ना, 3 घंटे अधिक लेती। 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता जो रफ्तार है उससे, तो इतना समय लगता। कहता है 3 घंटे अधिक लेती। इसका मतलब इस टाइम से ये टाइम 3 घंटा अधिक है जी। लगाओ ब्रेक जी है। अगर ये 5 घंटा है ये हल करके, तो ये 3 घंटा अधिक है तो कितना है, 5 जोड़ 3 घंटा है जी, 8 घंटा है ना। तो 5 घंटा के बदले 3 घंटा ये अधिक है,
तो 5 घंटा 8 घंटा को कैसे बराबर करोगे? 5 बराबर 8 तो कभी नहीं होगा। तो या तो इसमें से 3 घटाओ या इसमें 3 जोड़ो। इसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तब 8 घंटा बराबर 8 घंटा, या इसमें से 3 घंटा घटाओ तब ये 5 घंटा के बराबर होगा। तो ये जितना समय है उससे ये 3 घंटा अधिक है। अगर ये 8 घंटा है ये, तो ये 5 घंटा है, तब न 3 घंटा अधिक हुआ। इसका मतलब इसमें से 3 घंटा घटा देंगे तो इस समय के बराबर हो जाएगा। जैसे 8 घंटा में से हम लोग 3 घंटा घटा दिए, तो अब ये देखो तो ये 8 घंटा माइनस 3 घंटा बराबर 5 घंटा बराबर हो गया। तो प्रश्न के अनुसार भाषा में लिखना होगा, प्रश्न के अनुसार 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रफ्तार से चलने पर लगा समय x किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने में जो समय लगता है उससे ये 3 घंटा अधिक है। तो ये है अगर 6 घंटा तो यह है 9 घंटा, यह है 7 घंटा तो 3 घंटा अधिक है, यह है 10 घंटा। तो इसमें से 3 घंटा घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें से 3 घंटा घटा देंगे तो 480 x माइनस 8 माइनस 3 घंटे बराबर 480 बटा x घंटा। ये 3 घंटा कम है इससे, तो इसी में से 3 घंटा घटा दिए या इसमें 3 घंटा जोड़ दो, कोई एक दो में से एक काम करना है। तो ये अधिक घंटा में से 3 घंटा घटा दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा तो समझा। अब ये इक्वेशन हो गया, सिर्फ इक्वेशन तक लाना है ना। इसको हल करेंगे तो 480 माइनस 3 x माइनस 8 बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x। ये भिन्न जोड़ है, इसको नहीं समझने का मतलब बेवकूफी। इसको समझ गया ना कैसे हल हुआ। पुनः इसको हल करेंगे तो ये हो गया 480 माइनस 3 को x से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 3 को 8 से गुना करेंगे, 3 8 24। नीचे में है x माइनस 8 बराबर 480 बटा x। अब तिरछा गुना करेंगे, जी x को 480 से गुना करेंगे, 480 x प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 24x बराबर 480 को x से गुना करेंगे, 480x माइनस प्लस माइनस 480 को 8 से गुना करेंगे, 8 64 8 का 32 38 एक तो सुनना पड़ेगा 3840 बटा में क्या होगा। ये एक तो इधर गुना हो गया, तीसरा गुना इक्वेशन भुला गई। अब ये हो गया 480x, ये प्लस 480x पीछेगा तो माइनस 480x, ये माइनस 3x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर का मामला नहीं है, प्लस 24x, ये इधर आ चुका है। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस 3840 बराबर 0। देखो ये कट गया और 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3840 बराबर आ गया। इसमें कुछ और बात होगी, बोलो। इसमें देखो 3 है, इसमें भी 8 गुने 3 है, इसमें भी 3 छिपा है, माइनस 3 कॉमन ले लो। ये हो गया x स्क्वायर, माइनस में कॉमन लिया, यहाँ प्लस है, माइनस को माइनस से माइनस माइनस प्लस होगा ना, 3 कॉमन है तो 8 3 24 8x होगा।
यहाँ प्लस है तो माइनस को किससे गुना करेंगे? प्लस होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस, 3 शेष में लो तो 12 तिया 36, 2 1280 होगा, जी बराबर 0 होगा। और x² x स्क्वायर माइनस 8x -1280 1280 बराबर 0 बटा -3, इसलिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आ गया। यही हुआ आंसर। समझा इसको? जी इस तरह इस पार्ट में इसको इम्पोर्टेंट हिसाब समझो। इसके बाद ये सब में कोई दम नहीं है। वैसे ये भी जो है, ये 5 नंबरिया है, ये सब पूछता है पूरा बनाने के लिए। तो इस तरह तुम लोग का प्रश्नावली 4.1 समाप्त होता है।